हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ 11th के लिए। अपना जो चैप्टर चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस पे हमारा एक आज नया टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से, जहाँ पर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हर एक लेक्चर आपको स्टेप वाइज मिलता रहे। तो चलिए टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीनस के बारे में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने सीनस के बारे में पढ़ा था, जहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने जाना और जिसके दो कंपोनेंट हुआ करते थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। टू कंपोनेंट्स होते थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो हमने वहां ब्रेन के बारे में जाना। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और हमने वहां पर स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे वर्टिब्री कॉलम के बीच में प्रेजेंट होती है, हमने उसके बारे में भी जाना। और आज हम चल रहे हैं पढ़ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एक बात समझें कि आखिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। पेरिफेरल, जैसे कि नाम से लग रहा है कि पेरिफेरल ब्रेन यानी कि चारों तरफ पाई जाने वाली, तो आपका जैसे ये ब्रेन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। और इस नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जो भी हमारे नर्व्स हैं, जो भी हमारे नर्वस सिस्टम है, हमने उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो हमारे पीएनएस में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज क्रैनियल नर्व्स एंड सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स आपके, जैसे आपको पता होगा कि हम ब्रेन के बारे में टर्म यूज करते हैं क्रैनियम कैपेसिटी, क्लियर। तो ऐसे ही हमारा जो क्रैनियल नर्व्स है, इस क्रैनियल नर्व्स ये कहां से निकलने, हमारे ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स है। ये कंपोनेंट है हमारे, ये हमारे ब्रेन के कंपोनेंट है, हमारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है, हमने उसे क्रैनियल नर्व्स बोला। हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है, देखिए आपके कुछ ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स पे जाएंगी। सेम ऐसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं, जिसको हमने स्पाइनल नर्व्स नाम दिया। ओके, तो ये 2 हमारे कंपोनेंट हुए, एक क्रैनियल नर्व्स, दूसरा स्पाइनल नर्व्स। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। तो अब आती बात जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं और पीएनएस आर 2 टाइप्स। सबसे पहली बात, नर्व फाइबर्स होते क्या हैं। एक्सॉन का अगर ग्रुप बनाया जाए, एक्सॉन का अगर ग्रुप बनाया जाए तो एक्सॉन के ग्रुप्स को हम नर्व फाइबर्स कहेंगे। कई सारे एक्सॉन्स जुड़ करके नर्व फाइबर्स को बनाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर नर्व फाइबर्स और पीएनएस आर 2 टाइप्स। जो हमारे पीएनएस के नर्व फाइबर है 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज एफरेंट और फाइबर्स नर्व्स एंड इफरेंट मोटर फाइबर नर्व्स। एफरेंट का मतलब क्या है, देखिए एफरेंट क्या है, जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। और एफरेंट क्या है, जब स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारे एफरेंट फाइबर्स करते हैं। हमने एफरेंट को सेंसरी नर्व्स बोला या सेंसरी फाइबर्स बोला। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं वो हमारे रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंस को रिसीव करने का काम करते हैं, क्लियर। सॉरी। तो एफरेंट एंड सेंसरी फाइबर्स कैरी impulses from the sense organ to CNS। अगर आपके स्किन पे कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो सबसे पहले हमारे 2 ही सेंटर है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही चीजों को डिकोड करता है। लेकिन उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो हमारे लगे हुए हैं पार्ट्स, वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थे। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई ब्रेन का अपना एक नर्वस सिस्टम अलग है, स्पाइनल कॉर्ड का अपना सिस्टम अलग है। तो हमें 2 पार्ट पढ़ने पड़ गए। एक में पढ़ना पड़ गया क्या, स्पाइनल नर्व्स, दूसरा क्रैनियल नर्व्स। इनके बाद में पता चला कि भाई इन नर्व्स में 2 टाइप्स की नर्व्स पाई जाती हैं, एक एफरेंट नर्व्स, दूसरी हमारी एफरेंट नर्व्स। एफरेंट में को हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, क्योंकि इनका काम है सेंसेशन को लेना। तो अगर मॉस्किटो आपके हेड में बाइट करता है तो आपको ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को जो मैसेज पहुंचा रहा है, वो मैसेज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारे एफरेंट फाइबर्स या सेंसरी नर्व्स। और जब आपके ब्रेन के पास पहुंच गई चीजें, स्पाइनल कॉर्ड की चीजें पहुंच गई, तो अब उसका रिस्पॉन्स दिया जाए। क्या आप मच्छर को मारेंगे, आप मॉस्किटो को मारने वाले हैं,
और जब आप मॉस्किटो को मारना है मॉस्किटो को, तो मेरे भाई उसके लिए आपको मसल्स को उठाना पड़ेगा, देन मारना पड़ेगा। तो जब आप मसल्स को उठा रहे हैं तो ये जो मसल्स को उठाने के लिए मैसेज दिया गया, ये मैसेज दे रहा है कौन? मोटर फाइबर्स। मोटर फाइबर्स उठते हैं, मसल्स उठ गई और आपने छड़ाम से उस मॉस्किटो का खेल तमाम कर दिया। तो ये है हमारे करते इफेक्ट फाइबर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पीएनएस के दो डिवीजन किए गए। देखिए सब पीएनएस का चल रहा है। पहला पीएनएस अलग चीज थी। क्या पीएनएस अलग चीज थी? कंपोनेंट अलग है, यानी कि स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व। टू टाइप के नर्व्स भी उसमें है, एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट सेंसेशन को रिसीव करेगा, स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। इफरेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्स लेके जाएगा। फिर हमने पूरे पीएनएस के दो डिवीजन किए। दो लोग देखेंगे पूरे के पूरे पीएनएस को। कौन से दो लोग देखेंगे पूरे के पूरे पीएनएस को? पहला सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। दो, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक। अब तो एक चीज समझिए यहाँ पर, इसका समझ में असर पीएनएस क्या है ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। पल्ले इसलिए नहीं पड़ रहा है कि आपको पता नहीं था कि जो मेजर काम कर रहा था हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देख रहा था, वहां तक तो हमें सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन सर पीएनएस के दो डिवीजन किए गए ये नहीं समझ में। तो पीएनएस के दो डिवीजन इसलिए बेटा क्योंकि देखिए पीएनएस वो पार्ट है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े, लेकिन हमारे बॉडी के पेरिफेरल रीजन पे काम करते हैं। यहाँ ब्रेन नहीं काम कर रहा है, यहाँ फिर पीएनएस काम करते हैं। तो उस पीएनएस के दो डिवीजन कर दिए, दो डिपार्टमेंट है। एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक बेसिकली देखा जाए तो आपकी बॉडी से लिया गया है, आपकी बॉडी से लिया गया है, यानी एक तरीके का देखा जाए तो ये आपका वॉलंटरी एक्शंस को देखेगा। जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम साफ साफ लग रहा है, ऑटोनॉमिक मतलब खुद से काम करने वाला। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खुद से काम करने वाली चीजों पर, जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, आपके पीपल का सिकुड़ना या फैलना होता है, ये क्या है? इस सब चीजों को देखेंगे हमारे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसलिए दो डिवीजन किए। चलिए सोमैटिक न्यूरल सिस्टम पे चलते हैं। तो रिले इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल। देखिए स्केलेटल मसल जहाँ पे आ गई, यहाँ पे बात साबित हो गई कि स्केलेटल मसल्स को ये वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या है? वॉलंटरी मसल्स। और वॉलंटरी है तो काम अपने दिल से होने वाला है। यहाँ पर तो सोमैटिक जो मैंने चीज आपको बताई थी बॉडी से रिलेटेड, तो आपने याद रखना है सोमैटिक सिस्टम बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि ये कोई इनवॉलंटरी एक्शंस नहीं होंगे, ये वॉलंटरी एक्शंस को डिफाइन करेगा। तो रिले कर रहा है इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल सिस्टम। सीएनएस से मैसेज आएगा और मैसेज आपके स्केलेटल मसल्स यानी वॉलंटरी मसल्स तक जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं लास्ट एक लेक्चर पे हमने मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के मेथड को समझा था कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो आपका मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया और मैसेज जा रहा है आपकी मसल्स पे, यानी कि एक तरीके का वॉलंटरी काम होना है। ये हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर न्यूरल मस्कुलर जंक्शन होता है, जहाँ पर हमारे नर्व्स और मसल्स मिलती हैं। देखिए आपका ये ब्रेन है, इस ब्रेन से हमारे निकल रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स, पहुँच रहे हैं स्केलेटल मसल से, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकले और पहुँच रहे हैं हमारी स्केलेटल मसल्स पे। ये हमारा होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट किए जाएंगे इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। अब यहाँ पर ऑटोनॉमिक है तो ऑटोनॉमिक के लिए सिंपल सी बात है इनवॉलंटरी एक्शंस होना चाहिए। तो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन्स पे जाएगा और स्मूथ मसल्स पे जाएगा। स्मूथ मसल्स यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स को स्मूथ मसल्स कहते हैं, इन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। खाना खाने के बाद एलिमेंट्री कैनाल में अगर मूवमेंट होनी है तो वो मूवमेंट होगी, आप रोक नहीं पाएंगे या उल्टे खड़े हो जाएंगे। या फिर आपके अगर पीपल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना है तो वो होगा, चाहे जो हो जाए। हाँ एक टाइम पर नहीं होगा जब आप मर जाएंगे, तभी नहीं होगा, बाकी वो होता था। तो ये तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट रख रहा है। क्या दो पार्ट रख रहा है? सिम्पैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। देखिए पार्ट के पार्ट अभी मैं लास्ट में एक समरी बताऊंगा आपको जिससे अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के भी टू पार्ट्स हो गए, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आप इसको कुछ ऐसा समझिए, सिम्पैथेटिक एक्साइट करेगा चीजों को। जैसे आप किसी कंडीशन पे, किसी डेंजरस कंडीशन में पहुंच गए, एक पागल कुत्ता आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, जाहिर सी बात है उस जगह पर आप भागने का काम करेंगे, गले तो लगाएंगे नहीं उसको कि चाटने चूने लग जाएंगे, पागल है, देख रहे हैं आप उसको। तो जैसे ही वो पागल कुत्ता आपकी तरफ दौड़ रहा है खड़ा हुआ, आपकी आईज ने देखा, आंखें सिर्फ कैमरा है, आंखों ने स्टिमुलाई लिया विजन, और उस स्टिमुलाई को ब्रेन पे भेजा गया। क्लियर? तो स्टिमुलाई लिया किसने लिया? चलिए मैं थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए ये ड्रॉप है, ये आपने इसे देखा, ठीक है। देखने के लिए आपकी आइज क्या है? आपकी आइज ने काम किया है रिसेप्टर का, ठीक है। अब आइज में आपने रिसेप्टर का काम किया, आपकी आई ने। जैसे ही आपने देखा, ये मैसेज स्टिमुलाई के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा। जो मैसेज पहुंचा रहा है वो एफरेंट फाइबर्स हैं। अब जब आपने डॉग को देखा, आपकी आइज ने पिक ली उसकी, पिक लेने के बाद उसको ब्रेन पे भेजा गया। ब्रेन पे पहुंचने के बाद ब्रेन पे भेज कौन रहा है? अफरेंट फाइबर ने भेजा। जैसे ब्रेन ने उसको अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग टटोला कि हाँ अगर किसी कुत्ते की पूंछ नीचे की तरफ है और उसके मुंह से सलाइवा गिर रही कंटिन्यूसली, तो वो पागल कुत्ता है। ये आपने मेमोरी में समझा। आपके ब्रेन के मेमोरी के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन से निकलती हैं इफरेंट फाइबर्स या इफरेंट नर्व्स। ये इफरेंट नर्व्स आपके ब्रेन से निकले, इसी को मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं या मोटर नर्व्स कहते हैं। ये मोटर नर्व निकले और आपके मसल्स की तरफ, क्योंकि आपको भागना है वहाँ से, और जब आपको भागना है तो मसल्स में अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, अच्छा खासा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपकी मसल्स, जो कि आपकी क्या है, आपके इफेक्टर्स हैं, इफेक्टर्स तक सिग्नल पहुंचाया गया, और जैसे ही इफेक्टर तक सिग्नल पहुंचा, आपने एक रिस्पॉन्स दिया कि आप भाग खड़े हुए वहां से। अब भागने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हार्टबीट चाहिए क्या आपको चाहिए हार्टबीट तेज हो जाए। क्यों तेज हो? ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। क्यों ब्लड सर्कुलेशन तेज हो? ऑक्सीजन के लिए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके एनर्जी बनाएगी। इस एनर्जी के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए थी, खाना तो आपके पास रिजर्व था ही, इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, और अच्छे खासे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी खासी हार्टबीट चाहिए। यानी कि आपको एक कुत्ते से बचाने के लिए इतने मैकेनिज्म लगे हुए हैं, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। लेकिन सोचिए, सेकंडों में सारा काम हो गया, कैमरे से फोटो खींच ली गई, ब्रेन तक फोटो भेज दी गई, ब्रेन ने बता दिया भाई करना क्या है, वहां से भागना है, उसके लिए इफरेंट न्यूरॉन्स लगे हैं, इफेक्टर्स लगे हैं, मसल्स ने काम करना चालू किया। आपकी हार्टबीट को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स का सिक्रेशन चालू हो गया, हार्टबीट बढ़ेगी, आपकी सलाइवा गिरना बंद हो जाएगी, सलाइवा का सेक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए आपका मुंह सूखने लगता है। क्योंकि अगर सारी चीजें सलाइवा को निकालने में लगा दी जाएंगी तो उस समय बाकी ऑर्गन्स के लिए सप्लाई कम हो जाएगी।
इसलिए उस समय आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड सब रोक दिए जाते हैं कि खाना ना पचे ना कोई कार्यक्रम होगा, अब सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन आपकी मसल्स की तरफ है। अब मसल्स आप काम करने लगी और आप बच गए। तो ये जितना सिस्टम देख रहे हैं, एक सबने एक सिस्टम से काम किया है यहाँ पर, इसलिए ओवरऑल को पीएनएस बोल रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? और यहाँ पर आप देख रहे थे जो अभी मैं टॉपिक पढ़ रहा था, क्या सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, टू डिविजन्स किए थे ना हमने पीएनएस के भी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो ऑटोनॉमिक में भी क्या है, दो डिवीजन कर डाले हमने, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। दिल का धड़कन बढ़ाना आपके दिल में नहीं है। हाँ, कोई एक्साइटेड चीज देख ले तो दिल की धड़कन बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं। तो हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए जिस न्यूरॉन्स ने काम किया है उसे आपने बोला क्या, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक। और जब आप हालात से बच जाते हैं, भागते हुए चले गए, गली पार कर गए, एक दो गली और पार कर गए, आपके मसल्स ने पीछे देखा, फिर से आपकी आंखों से फोटो खींची गई, रास्ता एकदम साफ, एक नॉर्मल गली दिख रही थी, आपकी ब्रेन ने बताया कि भाई अब हार्ट बीट का जो है बढ़ना रुक जाए, अब सर्कुलेशन भी रोको क्योंकि बॉडी बहुत थक चुकी है, हीट हो चुकी है। तुरंत आपकी स्वेटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी पे अगर स्वेट आ गया तो हवा से क्या होगा, आपकी ये बॉडी ठंडी हो जाएगी। सारी चीज़ों को नॉर्मल लाने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। तो जो आप डिवीजन देख रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक चीजों को एक्साइट कर रहा था, हार्ट बीट बढ़ाएगा, ब्लड वेसल्स फैलाएगा, आइरिस को ओपन करेगा जिससे ज्यादा ज्यादा आप आंखें फाड़ के देख सके, ये काम सिंपैथेटिक करेगा। और चीजों को नॉर्मल लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक। चलिए अपने टॉपिक पे देखते हैं। तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हुए थे, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स। It prepares body to cope with emergencies, जैसे कि मैंने बताया, stress and danger. It increases heartbeat, breathing rate, constriction arteries and elevates BP. BP आपको बढ़ाएगा, जितनी ज़्यादा BP होगी आपका दिल भागेगा। तो इस तरीके से हमारा सिंपैथेटिक काम कर रहा है, देखिए सिक्योरिटी चीज़ों को इंक्रीज कर रहा है जिससे कि आप डेंजर सिचुएशन से बचें। जबकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स द बॉडी टू अ रेस्टिंग स्टेट आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड स्लोज डाउन हार्ट बीट, डायलेट्स आर्टरीज एंड लोअर बीपी। बीपी आपकी लोअर हो जाएगी। चलिए, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे विशेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ पीएनएस। इट इंक्लूड्स नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस। प्लेक्सेस क्या है और गैंग्लिया क्या चीज, तो समझे इसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो जरा सा इसको ऊपर करके देखिए, आप दिखाता हूं। देखिए गैंग्लिया क्या चीज होती है। अ गैंग्लियन इज अ नर्व सेल क्लस्टर ऑफ अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज। यानी आपकी बॉडी में बहुत सारी नर्व सेल्स हैं और आपने पढ़ा है कि नर्व सेल्स में जो लार्जेस्ट पार्ट होता है आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं साइटोन। आप उसे कहते हैं साइटोन। आप उसे नाम लेंगे साइटोन, जैसे को हम सेल बॉडी कहते हैं। तो कहते हैं द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी का जो एक गुच्छा तैयार हो जाता है, इन क्लस्टर को हम बोलते हैं क्या? गैंग्लियन। तो गैंग बन गई है, किसकी बन गई है गैंग? साइटोन की या सेल बॉडी की, उसको हम गैंग्लियन टर्म देते हैं। एंड अब आता है नर्व प्लेक्सेस। नर्व प्लेक्सेस क्या है? अब प्लेक्सेस यानी ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स। ये जो आप देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग नर्व्स हैं, इनकी जो ब्रांच है इसको हम नाम देते हैं क्या? नर्व प्लेक्सेस। तो दो पॉइंट्स है यहाँ पर, गैंग्लिया क्या होता है और नर्व प्लेक्सेस क्या होता है। तो गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर ऑफ साइटोन है, और हमारे नर्व प्लेक्सेस क्या है? नर्व प्लेक्सेस हमारा ब्रांचिंग नेटवर्क होता है हमारे न्यूरॉन्स का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है
जो हमारी बॉडी में होता रहता है, खासकर ऐसी कंडीशन पे जब हमारा ब्रेन उस काम को ना समझ पाए और अचानक वो घटना घट जाए। आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप नॉर्मल बैठे हैं अपने स्कूल के डेस्क के नीचे उंगली कर रहे हैं, कोई पिन या कोई पॉइंट चीज आती है तो आपका हाथ पीछे हो जाता है अपने आप। कोई आप दिमाग लगा रहे कि मेरा हाथ कहाँ जाएगा, पीछे कहीं लड़ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस आप हाथ पीछे करते हैं। अगर अनजाने में भी आप सो भी रहे हैं, कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपको टच करेगा तो आप हाथ पीछे कर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत ही डिलीशियस फूड की स्मेल आ रही होती है, उस जगह आपका सैलिवेशन हो जाता है, बकल कैविटी से सलाइवा आ जाता है। या आप बैठे हुए अचानक कहीं से छिपकली गिरी आपके ऊपर, आप भाग खड़े हुए और एक सही जगह पे पहुंच गए। ऐसे सारे काम रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन की तरह है। उधर स्टिमुलाई मिला नहीं कि आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया नहीं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारे ब्रेन के ऊपर लोड थोड़ा कम करता है कि ब्रेन का सारा काम समझने का है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहता है कि आप समझिए सारे काम समझने वाले, और हम निपटाएंगे काम जो ना समझने वाले हों, यानी जहां पर ब्रेन का एप्लीकेबल ना हो। तो उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्शन की बात करें तो आप देखिए साथ साथ डेफिनेशन जो मैं बोला मैंने अभी, रैपिड है, इनवॉलंटरी है एंड अनकॉन्शियस है, यानी कि जहां पर आप कॉन्शियस नहीं रह जाते उस जगह पे जो हमारा काम करती है बॉडी, वो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें, आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नी जर्क। नी जर्क, इस नी जर्क में क्या होता है कि आप भले बेहोशी की हालत में, लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो आपके नी पे हल्का सा अगर प्रेस किया जाएगा, हैमर, छोटा सा हैमर है, इससे प्रेस किया जाएगा तो आपका जो पैर है वो अपने आप आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जो साबित करेगा कि आप जिंदा हैं। तो इसको बोलते हैं नी जर्क। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आंखों पे टांच दिखाने पर आपकी आइरिस यानी आंख की पुतली, प्यूपिल, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और हटा लिया तो फिर डायलेट कर जाएगी। आपने देखा होगा पहले के बहुत सारे जासूसी नाटकों में अगर कोई मर गया है तो उसकी आंखों में टार्च लगाया जाता था। टार्च इसलिए क्योंकि किसी कारण से आपकी हार्टबीट बंद हो सकती है, लेकिन शॉक से फिर आपकी हार्टबीट को जनरेट किया जा सकता है। यानी आपको अगर हार्टबीट नहीं चले तो ये नहीं है कि आप टोटल मरी है, लेकिन आपकी बॉडी के एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो आप जिंदा होते समय ही कर पाएंगे, वो रुकेगा ही नहीं। जैसे आपकी आइरिस का सिकुड़ना और फैलना, आपके पीपल का सिकुड़ना फैलना, क्योंकि जब आपकी आंखों में लाइट बहुत पड़ती है तो जो आपकी पीपल होती है वो क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इससे लाइट कम अंदर जाए, रेटिना डैमेज ना हो। एंड डिम लाइट में ये क्या होती है, डायलेट कर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाए आपके पाल नहीं सको। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आप चाहे भले मरे हुए हैं, अगर आपकी आंखों में टार्च मारा जाएगा तो आपकी जो पीपल है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, और आप चाहे जितनी नौटंकी कर ले, चाहे जिस तरह की नौटंकी कर ले, मरने का बहाना कर ले, सांस रोक ले, हार्टबीट रुक जाए, लेकिन आप उसके सिकुड़ने और फैलने के, पीपल के सिकुड़ने और फैलने को रोक नहीं सकते हैं। तो आप अगर नौटंकी कर रहे हैं और अगर टॉर्च लगाई गई, अगर पीपल डायलेट हो गया, इसका मतलब आप जिंदा है, दो तमाचा मार के आपको उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो हम उसी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। सडन विथड्रॉल ऑफ द हैंड व्हेन इट टचेस द हॉट ऑब्जेक्ट, जो चीज मैंने बताई। टचिंग लिप्स ऑफ अ नर्सिंग बेबी इवोक सकिंग रिफ्लेक्सेस। अगर छोटे से बेबी के हम लोग मतलब कि उसके माउथ में उंगली डालें तो वो सक करने लगता है, तुरंत वो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज उसके नेचर में है एक रिफ्लेक्स एक्शन, उसको लगता है कि हाँ हम मिल्क फीडिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जैसा मैंने बताया। नी जर्क फिनोमेना ये भी है। इफ अ चाइल्ड sees or smells a food unknown to him, he does not salivate, but if he sees or smells that food every time before tasting it, he salivate. Conditional reflexes है। दो तरीके के रिफ्लेक्सेस भी आपको बताऊंगा, एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं। चलिए आपसे बात करते हैं उस रिफ्लेक्शन के बारे में। कंडीशनल रिफ्लेक्स और नेचुरल रिफ्लेक्सेस के बारे में तो यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं इन दो रिफ्लेक्शन के बारे में। तो जो आपके रिफ्लेक्स होते हैं एक्सेप्ट, ये दो तरीके के हैं। एक है आपका नेचुरल, दूसरा आपका है
कंडीशन, नेचुरल, नी जर्क, अपने आप, आपने कहीं से सीखा नहीं, अपने आप कार्यक्रम होना, नी जर्क, आईलेट का क्लोज होना, जो भी आपने भी एग्जांपल्स देखे। कंडीशन जो आप लर्निंग से सीखते हैं, जो आप प्रैक्टिस करके रिफ्लेक्स को जनरेट करते हैं, जैसे कीबोर्ड का चलाना, जैसे गिटार प्ले करना, ये क्या है? कंडीशन है। डिलीशियस फूड को देखते ही मुंह में पानी आता है। अगर आप किसी चीज के स्वाद के बारे में नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, आप उसके लिए आप में सैलिवेशन नहीं होगा, उसके लिए आप में सलाइवा सेक्रेट नहीं होगा। लेकिन जब हमें पता होता है हाँ भाई ये पिज्जा की महक है, हाँ भाई इसकी महक है, तो क्या होता है? सैलिवेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें उसके टेस्ट के बारे में पता होता है। तो ये क्या है? ये कंडीशनड रिफ्लेक्सेस है। तो अगर देखें तो हमने रिफ्लेक्शन की दो कैटेगरीज कर दी। कौन सी दो कैटेगरीज कर दी रिफ्लेक्शन की? एक वो जिसमें आप सिंस बर्थ आपको पता है ये होना ही है। गर्म चीज को छुओगे, चाहे छोटा बच्चा हो हाथ पीछे कर लेगा, चाहे बूढ़ा हो भी हाथ पीछे कर लेगा। इन दोनों कंडीशन पे आपके जो होंगे रिफ्लेक्स वो नेचुरल है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड चला रहे हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली, तो आप नींद में भी हैं तो प्ले कर दे रहे हैं, तो ये क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्सेस है। आपको गिटार अच्छा बहुत प्ले करना आ गया, अब आप कहीं भी जाएं, आप अपने धुन में हैं, बजा रहे हैं, ये भी क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स जो आपको मैंने बताया। आ जाइए वापस टॉपिक पे। तो सडन विथड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन इट टचेस द हार्ट ऑब्जेक्ट, एग्जांपल वही है नी जर्क फिनोमेना। और चाइल्ड वाला तो देखिए भाई साहब बैठे हैं बुजुर्ग हमारे, उनकी टेस्टिंग चल रही है नी जर्क की, क्या ये सही में इनका रिफ्लेक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आती है बात द पाथवे ऑफ इंपल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जिस रास्ते से रिफ्लेक्शन गुजर रहा है वो रास्ता रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जाना जाता है। सपोज आपकी जो लेग है ये क्या है? आपके ये आपका है रिसेप्टर। तो मसल्स स्पिंडल क्या आपकी? रिसेप्टर है। ध्यान से समझिएगा, रिसेप्टर पे हमने स्टिमुलाई दिया, ठोक दिया हथौड़ा। अब जब ठोक दिया हथौड़ा तो क्या घटना घटी? एफरेंट हमारे जो नर्व्स थी, देखिए ये एफरेंट नर्व्स हैं, एफरेंट नर्व्स हमारे इस मैसेज को लेके चल पड़े, हमारे इस मैसेज को लेके चल पड़ी। ये हमारी एफरेंट नर्व्स है, ये मैसेज जा रहा है आपका। देखिए डॉर्सल रूट गैंग्लियन, रूट गैंग्लियन फिर से भाई आ गया, यानी क्या है? क्लस्टर है, साइटोन का ग्रुप है, उसको गैंग्लियन बोला है। जैसे ही पहुंचा ये स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर पे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने लास्ट लेक्चर पे, है ना। तो जैसे ही हमारा मैसेज पहुंचा कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर पे। चलो भाई ग्रे मैटर पे मैटर पहुंच गया। जैसे ही ग्रे मैटर पे मैटर पहुंचा, ग्रे मैटर ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू इस इंपल्सेस सेंड कर दी। इंपल्सेस क्या सेंड किए कि हाँ भाई ये नी जर्क हुआ है, इंपल्सेस सेंड करो, तुरंत जाओ अपनी मसल्स को पीछे करो। जैसे ही हमारे मैसेज पहुंचा हमारी मोटर इफेक्टर के पास, मसल सिकोड़ दी गई और आपकी टांग, देखिए ये ए पार्ट है, ये बी पे आ गई। तो आप ये जो पाथ देख रहे हैं, जिस पाथ से हमारा मसल्स से स्टिमुलाई गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वापस आया और रिसेप्टर पे आया, इसी को हमने बोला क्या? रिफ्लेक्स आर्क या पाथवे। अब जरा इस पाथवे को आप देख लीजिए, मैं आपको एक फ्लोचार्ट बता रहा हूँ, अच्छे से पाथवे समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात आपको क्या करना है? आपको लेके आना है रिसेप्टर को। किसको लेके आना है? रिसेप्टर को, क्योंकि रिसेप्टर ही वो ऑर्गन है जहां से मैसेज रिसीव होता है। तो पहले क्या आया? रिसेप्टर। ओके, अब रिसेप्टर क्या लेके जा रहा है? स्टिमुलाई। तो मैं इसको इधर लिखता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई रिसेप्टर ने लिया, सेंसरी नर्व पे पहुंचा, सेंसरी नर्व से पहुंचा कहां पर?
सेंसरी नर्व से पहुंचाया गया सीएनएस में। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आएंगे। सीएनएस से चीजें भेजी गई मोटर नर्व के थ्रू। मोटर नर्व से चीजें भेजी गई इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर क्या होते हैं हमारे? मसल्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इफेक्टर्स के पास जैसे पहुंचा, इफेक्टर ने दिखा दिया अपना कमाल और हो गया रिस्पॉन्स। तो आप ये जो एक पाथवे देख रहे हैं स्टिमुलाई से लेकर के रिस्पॉन्स तक, इस पूरे के पूरे पाथ को, इस पूरे से पूरे पाथ को हमने नाम दिया रिफ्लेक्स आर्क। इसको क्या नाम दिया हमने? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हमने कंप्लीट किया इस रिफ्लेक्स एक्शन को, उसके पाथवे को। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा पाथ ऐसे कंप्लीट होता है। अब इसी टॉपिक पे अगर आपको देखें वेबसाइट पे, तो आपको क्या देता है कि क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है। भाई रिसेप्टर चाहिए, हाँ भाई एक रिसेप्टर ऑर्गन तो चाहिए जो कम से कम मैसेज रिसीव तो करे, तो एक रिसेप्टर मिल गया हमको। दूसरा सेंसरी न्यूरॉन चाहिए, मींस सेंस को देने के लिए सेंसरी न्यूरॉन चाहिए, तभी तो लेके जाएगा जो चीज मैंने बताया, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन। फिर इंटरमीडिएट यानी कनेक्टर न्यूरॉन। तार छोटा पड़ गया तो दो तार के बीच में कभी हम लोग तार नहीं जोड़ देते, कुछ वैसा ही दो न्यूरॉन को जोड़ने के बीच छोटा सा न्यूरॉन लगा दिया। इट कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, दोनों कनेक्ट करता है। फोर्थ अब आ जाएगा मोटर न्यूरॉन, इसी को इफेक्टर कहते हैं। मोटर न्यूरॉन जैसे गया इम्पल्स को लेके जा रहा है, और जैसे गया तो कहाँ पहुंचा? इफेक्टर ऑर्गन के पास। वो हमारी मसल्स और ग्लैंड होती है। तो मसल्स और ग्लैंड तक जैसे ही पहुंचा, उन मसल्स और ग्लैंड्स ने अपना कमाल दिखाया। एक्शन एक बार देख लीजिए सारी चीज़ों को जो मैंने बताई है आपको। कोई भी आपको पॉज करनी है, पिक लेनी है, तो आप उसके आराम से पिक ले लीजिए। मैं एक स्लाइड को आगे दिखाता हूँ आपको, जिसकी इसकी पिक लेनी हो आप ले लें आराम से। ओके, ले लीजिए। ठीक है, ओके, सारी पिक्स को आप देख लीजिए और एक हल्का सा पॉज करके पिक कर लीजिएगा। ये रहा रिफ्लेक्स आर्क आपका, एंड ये है हमारा एंडिंग पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए। हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।